गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं ललित ढिटरा आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है इकोनॉमिक्स स्पेशल क्लासेस। दोस्तों, आज मैं 11th क्लास का स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर नंबर 3 कलेक्शन ऑफ डेटा लेके आया हूँ। चैप्टर का नाम है कलेक्शन ऑफ डेटा। आज हम इसके बारे में करेंगे। ये वन शॉट है, एक शॉट में ही कंप्लीट हो जाएगा आपका पूरा चैप्टर। ये मैंने कुछ पॉइंट लिख दिए, जो मेन थे वो पॉइंट लिख दिए, और ये तो तुम्हारे सारे मेन है ही, ये तो मेन है ही। इसमें से तुम्हारा इनमें से तीन तीन या 4 नंबर का एक क्वेश्चन जरूर बनेगा, इसलिए इसे तो बहुत ही ध्यान से समझना है भाई। इसे स्टार्ट कर लीजिए, इसे स्टार्ट कर लीजिए। इसे आप 8 स्टार नहीं 5 स्टार करो इसे। एक क्वेश्चन इसमें जरूर बनेगा ही बनेगा। अब वो किस में से आएगा ये कोई बता नहीं सकता, चाहे रैंडम में है, स्टेटिक में है, कोटा में है, परपोजिस में है, सिस्टमेटिक में है, कन्वेनियंस में है। इसकी डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूँ। चलिए, सेंसस क्या होता है। पहले हम पॉपुलेशन के बारे में पढ़ेंगे। पॉपुलेशन यानी यूनिवर्स। क्या होता है ये पॉपुलेशन या यूनिवर्स, क्या है ये वर्ड आपके लिए अभी नया होगा, क्योंकि अभी आप 10th पास करके 11th में आए। इकोनॉमिक्स आपके लिए एक नया सब्जेक्ट है। पॉपुलेशन, जनसंख्या। हमारे देश में 142 करोड़ जनसंख्या है। 142 करोड़ जनसंख्या है दोस्तों। जितने भी लोग हैं, मेल फीमेल जितने भी लोग हैं, उसे हम जनसंख्या कहते हैं। और मैं रहता हूं दिल्ली में दोस्तों। अगर मैं दिल्ली की जनसंख्या बताऊं तो दिल्ली की जो जनसंख्या है वो 2 करोड़ है दोस्तों। इस समय दिल्ली की जो जनसंख्या है वो 2 करोड़ है। और अगर पूरे भारत की बात की जाए तो पूरे भारत में 142 करोड़ जनसंख्या है। 142 करोड़ लोग रहते हैं पूरे भारत में, तो उसे हम कहते हैं पॉपुलेशन। पॉपुलेशन आपकी किताब में, आपकी बुक में यूनिवर्स भी लिखा हुआ है। समझ रहे आप। चलिए, अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। यह है क्लास 11th का स्टैटिस्टिक्स बुक का चैप्टर नंबर 3 कलेक्शन ऑफ डेटा। पहला है सेंसस मेथड। सेंसस मेथड क्या है। मान लीजिए मैं एक कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ, श्यामलाल कॉलेज में। मैं एज ए प्रोफेसर हूँ, एज ए लेक्चरर हूँ। उसमें बीकॉम के स्टूडेंट हैं। उसमें कितने 50 स्टूडेंट्स हैं बीकॉम के। तो मुझे ये देखना है कि इकोनॉमिक्स में सबके कितने कितने मार्क्स है। हर एक बच्चे के पास जाके मैं ये पता करूंगा कि तुम्हारे यानी आपके इकोनॉमिक्स में कितने मार्क्स हैं। एक ने बताया मेरे 100 में से 80 है, एक ने बताया मेरे 100 में से 87 है, एक ने बताया मेरे 90 है, एक ने बताया मेरे 70 है, एक ने बताया मेरे 99 है, तो एक ने बताया मेरे 50 है। ऐसी करते करते मैंने सबका डेटा लिया। कितने मेरे 50 स्टूडेंट हैं इकोनॉमिक्स के।
50 स्टूडेंट है, इकोनॉमिक्स के, तो शामलाल कॉलेज में एज ए मैं प्रोफेसर हूँ। वहां पे मैंने कलेक्शन करा और प्रत्येक बच्चे का, प्रत्येक स्टूडेंट का एक एक करके डेटा कलेक्ट किया और मैंने पता किया कि मेरा जो डेटा है, कितने बच्चे इकोनॉमिक्स में फर्स्ट आए, यानी कितने टॉपर रहे और कितने कम है। उसे हम कहते हैं सेंसर मेथड। यानी प्रत्येक बच्चे का जाकर, यानी आमने सामने, हर एक बच्चे से आमने सामने बातचीत करके उसके डेटा, उसके इकोनॉमिक्स के मार्क्स के बारे में पूछना, वो कहलाता है सेंसस मेथड। वो कहलाता है सेंसस मेथड। 2 मिनट में देख लो कैमरा चल रहा है नहीं, फिर मैं आपका हूं। अगला है सैंपल मेथड। इसके बारे में आप में से ज्यादातर स्टूडेंट जानते होंगे, ज्यादातर स्टूडेंट जानते होंगे। पहला मैं 3 एग्जाम्पल से समझाऊंगा, मैं इसे 3 एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूं। वही एग्जाम्पल लेते हैं श्यामलाल कॉलेज का। मेरे क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं, तो मैंने प्रत्येक के पास इंडिविजुअल ना जाकर दोस्तों, सिर्फ एक 10 बच्चों को ऐसे उठा लिया कि तुम्हारे कितने 10 बच्चों को ले लिया अलग से, और उसी के हिसाब से ये मैंने अंदाजा ला लिया कि मेरी क्लास में रिजल्ट कैसा रहा इकोनॉमिक्स का। 10 बच्चों को मैंने ले लिया 50 में से, और उसी से मैंने अंदाजा लगा लिया कि मेरा इकोनॉमिक्स का रिजल्ट कैसा रहा, अच्छा रहा या बुरा रहा। इसे कहते हैं सैंपल ऑफ डेटा, सैंपल मेथड कहते हैं इसे, सैंपल मेथड। जैसे दोस्तों दूसरा एग्जांपल भी समझ लीजिए। जब इंसान को कोई बीमारी हो जाती है, जैसे टाइफाइड, डेंगू वगैरह, तो डॉक्टर ब्लड टेस्ट करते हैं, करते हैं नहीं करते? वो कहते हैं आपके सैंपल लिया जाएगा, ब्लड सैंपल लिया जाएगा, कहते हैं। तो पूरे शरीर का तो ब्लड लेते नहीं है कि जितना भी है पूरे शरीर का ब्लड ले लिया जाए। वो थोड़ा सा ब्लड ले लेते हैं और उसी के अकॉर्डिंग ही हमें बता देते हैं कि डेंगू है, मलेरिया है, या कौन सी बीमारी इस समय है तुम्हें। थोड़े से ब्लड में ब्लड की 2-3 बूंदे लेके ही वो उससे पता लगा लेते हैं कि इस इंसान को कौन सी बीमारी इस समय है। दूसरा एग्जाम्पल, तीसरा एग्जाम्पल भी लीजिए आप। तीसरा एग्जाम्पल, मैं भाई कुकिंग भी करता हूँ, आपको पता है कुकिंग भी करता हूँ। मैंने बनाया राइस, वेज बिरयानी बनाई दोस्तों मैंने, लेकिन मुझे पता नहीं है चावल पूरी तरह से पके हैं या नहीं। हजारों की तादाद में चावल होते हैं, यानी 1 किलो मैंने वेज बिरयानी बनाई दोस्तों, वेज बिरयानी बनाई, तो मुझे पता नहीं है कि वो चावल पके हैं या नहीं पके। तो मैंने उनमें से 2-3 चावल के दाने ले लिए, ठीक है दोस्तों। उसे हाथ से मसल के देखा, तो मुझे अगर वो मसले रहे, तो मुझे पूरा अंदाजा हो गया, पूरा विश्वास हो गया कि जितने भी चावल है वो सब पूरी तरह से गल चुके हैं। यानी 2-3 चावल के दाने जो मैंने सैंपल के तौर पे लिए हैं दोस्तों, उससे मैंने पूरे चावल का, 1 किलो चावल का अंदाजा ला लिया कि पूरे चावल पूरी तरह से गल चुके हैं दोस्तों। इसे कहते हैं सैंपल मेथड। आगे चलते हैं दोस्तों। मैं कुकिंग भी करता हूँ ना, इसलिए मैंने ये एग्जांपल ले लिया दोस्तों। वेज बिरयानी मैं बहुत अच्छी बनाता हूँ और सोच रहा हूँ कल वेज बिरयानी बनाऊं। आपको पता नहीं है कौन सी वेज बिरयानी, सोयाबीन वाली वेज बिरयानी कल बनाएंगे। अगला है रिलायबल
रिलायबल एंड एक्यूरेट, जो भी मैंने डेटा लिया है वो पूरी तरह से शुद्ध है या नहीं, विश्वसनीय है नहीं। इसका मतलब क्या होता है? रिलायबल का मतलब होता है विश्वसनीय, विश्वसनीय तो पूरी तरह से विश्वसनीय है या नहीं। और एक्यूरेट का होता है शुद्धता, कि वो पूरी तरह से शुद्ध है या नहीं। हम ये देखते हैं तो जो मैंने डेटा लिया है वो पूरी तरह से शुद्ध है या नहीं, इसका मतलब होता है। जैसे दोस्तों इसका मतलब भी मैं समझाता हूं। मैंने लिया था अभी सैंपल में, इकोनॉमिक्स वाला ही एग्जांपल लेता हूं कि 50 स्टूडेंट हैं मेरी क्लास में, ठीक है। 50 तो मैंने हर एक की बातचीत ना करते हुए, ना मार्क्स पूछते हुए 10 बच्चों पे ऐसे ले लिया और उनसे पूछ लिया कि तुम्हारे कितने मार्क्स हैं। मैंने उन टॉपर को लिया, उन टॉपर स्टूडेंट को लिया जिनके 90% से ज्यादा मार्क्स थे। तो मेरा जो रिजल्ट आया था, मेरे पढ़ाने का जो रिजल्ट आया था वो मैंने आगे दिखाया, तो टीचर ने कहा कि आपके बच्चों का रिजल्ट बहुत अच्छा है। तो क्या ये रियलिटी में रियल है? 10 बच्चों को टॉपर ले लिया, बाकी जो 40 बच्चे 40 या 50 मार्क्स लाए उनका क्या भाई? वो तो मैंने दिखाया ही नहीं, वो तो मैंने दिखाया ही नहीं यार। मैंने तो उन 10 बच्चों को चुन लिया जो बेस्ट टॉपर थे। 10 बच्चों को जो चुना वो बेस्ट टॉपर थे, 90 प्लस मार्क्स ला रहे थे और आगे डेटा दिखा दिया। इसलिए उसमें विश्वसनीयता यानी रिलायबल और एक्यूरेसी होना भी बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। एक्सट्रीम सॉरी एक्सट्रीम इंटेंसिव इंफॉर्मेशन, इसका क्या मतलब होता है? इसमें होता है गहराई से जनगणना करना, गहराई से जनगणना करना। जैसे मैंने सेंसस मेथड में बताया था, प्रत्येक स्टूडेंट के पास जाके दोस्तों हर एक के बारे में उसके मार्क्स पूछना, एक गहराई से कि भाई आपके कितने इकोनॉमिक्स में मार्क्स हैं, मुझे अपनी मार्कशीट दिखाओ, तभी मैं नोट करूंगा। दूसरे से कहा आपके कितने मार्क्स है, उन्होंने बताया मेरे हैं 95। मैं ठीक है फिर भी अपनी मार्कशीट दिखाओ, फिर मैंने अपने रजिस्टर में नोट किया। तीसरे के पास गया कि आपके इकोनॉमिक्स में कितने मार्क्स है, वो कह रहा है मेरे 90 है। मैं ठीक है फिर भी अपनी मार्कशीट दिखाओ। ऐसे करते करते मैंने पूरे 50 के मार्क्स देख लिए, यानी ये डीपली इंफॉर्मेशन मैंने ली है। चौथा है इसमें मेरिट और डीमेरिट दोनों मैंने मिक्स कर रखे हैं दोस्तों। लेस बायसनेस बायस्ड, इसमें भेदभाव नहीं होता दोस्तों, भेदभाव नहीं होता। अगला है लार्ज मैन पावर। हमें मान लो दोस्तों श्यामलाल कॉलेज में 5,000 स्टूडेंट हैं। मान लीजिए श्यामलाल कॉलेज में 5,000 स्टूडेंट है, उसमें सबका मुझे प्रत्येक स्टूडेंट जो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट है, बीए के भी, बीए फर्स्ट ईयर, बीए फाइनल ईयर, बीए सेकंड ईयर, बीकॉम फर्स्ट ईयर, बीए सेकंड ईयर, बीए फाइनल ईयर, एमए फर्स्ट ईयर, एमए सेकंड ईयर, जितने भी स्टूडेंट है इकोनॉमिक्स से सबका डेटा कलेक्ट करना है, सबके मार्क्स मुझे पता करने हैं। तो क्या 5,000 के मैं अकेला कर सकता हूँ भाई? नहीं कर सकता यार, बहुत बड़ा होगा, बहुत बड़ा होगा। उसके लिए मुझे इन्वेस्टिगेटर की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, ताकि और लोग भी मेरी तरह जनगणना कर सके दोस्तों, और लोग भी मेरी तरह जनगणना कर सके, मेरा हाथ बटाए। तो उसमें लार्ज मेन पावर, लार्ज इन्वेस्टिगेटर की जरूरत होती है। मान लो 20 इन्वेस्टिगेटर ले लिया हमने कि 500 तो भाई तू देख ले, 500 को तू देख ले, 500 को तू देख ले, 500 को तू देख ले। इस हिसाब से 20 इन्वेस्टिगेटर ले लिए, उन्होंने 500 का इन्वेस्टिगेटर कर लिया। इसमें लार्ज इन्वेस्टिगेटर होना बहुत बहुत जरूरी है। इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल होता है कम खर्चा, खर्च का कम होना,
जब हम शॉर्ट, कॉस्टली बता दिया नहीं, ये कॉस्टली नहीं बताया आपको, कॉस्टली रह रहा है आपका। कॉस्टली होता है ज्यादा खर्चा। जब ज्यादा लार्ज मेन पावर होंगे तो भाई खर्चा भी ज्यादा आएगा, खर्चा भी ज्यादा लगेगा, हो रहा है या नहीं, टाइम भी ज्यादा लगेगा। जब मैं 50 बच्चों की कर रहा था तो मान लो मैंने, मेरा ज्यादा खर्चा नहीं आया, यानी मेरा नहीं सबका का ज्यादा खर्चा नहीं आया। मुझे कितनी सैलरी दी इस काम के लिए, उन्होंने मुझे 20,000 रुपए सैलरी दे दी जब मैं 50 बच्चों का इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। लेकिन अब 5,000 का करना है, मैं अकेला तो कर नहीं रहा, 20 टीचर है भाई, 20 टीचर नहीं इन्वेस्टिगेटर कहेंगे, 20 इन्वेस्टिगेटर हैं। तो हर टीचर को, हर इन्वेस्टिगेटर को 20-20 हजार रुपए देने पड़ेंगे। तो कितने आ जाएंगे 20-20 हजार से? 20 कितने हो जाएंगे 20-20 हजार से? 0 0 0 और ये 10। या मैं ऐसे ही बता देता हूँ, हर टीचर को 20 टीचर है, 20 लेना है यहाँ पे, 20 टीचर है। ये आ गया 0 0 0 फिर 0, 20 × 40 में 40। ये आ गया भाई तुम्हारा 1 2 3 4 5, 4 लाख रुपए, 4 लाख रुपए देने पड़ेंगे। कहा? तुम 20,000 रुपए दे रहे थे एक टीचर को, अब आपको 4 लाख रुपए देने पड़ेंगे दोस्तों। कितने? 4 लाख रुपए देने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि 20 टीचर लग रहे हैं, इसलिए कॉस्टली हो रही है। कॉस्टली होगा, ज्यादा खर्चीला होगा। पहले एक इन्वेस्टिगेटर लग रहा था, अब ढेर सारे इन्वेस्टिगेटर लग रहे हैं दोस्तों, अब ढेर सारे इन्वेस्टिगेटर लग रहे हैं। लार्ज मैन पावर जो मैंने बताया वही, इसका पहले वाला एग्जांपल जो मैंने बताया था कि बहुत सारे इन्वेस्टिगेटर लग रहे हैं। 2 मिनट। डिमेरिट, दूसरा पॉइंट आ जाता है इसके डिमेरिट। इकोनॉमिकल, इसमें मान लीजिए हमें सिर्फ सेंसस वाला डेटा इस्तेमाल करना है, सेंसस मेथड से करना है, सेंसस मेथड से करना है हमें, तो उसमें तो एक व्यक्ति ही कर सकता है दोस्तों, कर सकता है या नहीं? क्योंकि सिर्फ 50 स्टूडेंट है। कितने स्टूडेंट है? 50 स्टूडेंट है, उसमें तो मैं अकेला ही कर सकता हूँ। उसमें पहला कम खर्चा आएगा दोस्तों, कम खर्चा आ रहा है नहीं आ रहा? उसमें टाइम की बचत होगी, जबकि पहले वाले में टाइम भी ज्यादा लग रहा था, टाइम भी ज्यादा लग रहा था, पैसे भी ज्यादा लग रहे थे नहीं, पैसे कॉस्टली भी था वो, और इन्वेस्टिगेटर भी ज्यादा थे, और पैसे भी ज्यादा लग रहे थे। इसमें क्या है, इसमें सिर्फ इसमें सिर्फ एक व्यक्ति लग रहा है, एक व्यक्ति का टाइम लग रहा है, और पैसे भी कम लग रहे हैं, और समय भी कम लग रहा है। ये कौन सा पॉइंट आ गया? टाइम सेविंग, टाइम सेविंग, टाइम सेविंग भी कम लग रहा है। पार्शियल भी यही है, यानी भेदभाव, इसमें भेदभाव जैसा कोई चक्कर ही नहीं होता, और किसी किसी में इसमें भेदभाव भी होता है दोस्तों, किसी किसी में भेदभाव भी होता है। जैसे जो विश्वसनीय होगा, रिलायबल होगा, उसमें भेदभाव का कोई मैटर ही नहीं होगा। जो एक एक व्यक्ति से डेटा लिया जाएगा दोस्तों, जो एक एक व्यक्ति से डेटा लिया जाएगा, उसमें भेदभाव का कोई मतलब ही नहीं है। और जो सैंपल मेथड से लिया जाता है, मान लीजिए मैंने अपनी ही मर्जी से 10 स्टूडेंट उठा लिए, वो स्टूडेंट उठाए हैं जिन्होंने, जो हर साल कॉलेज में टॉप करते हैं, जो इकोनॉमिक्स में टॉप करते हैं, तो इसमें भेदभाव का होगा।
बाकी 10 स्टूडेंट तो टॉपर ले लिए मैंने, रिजल्ट दिखा दिया मैंने प्रिंसिपल को। उन्होंने कहा आपकी क्लास का रिजल्ट तो बहुत बहुत अच्छा है। बाकी मैंने ये नहीं बताया जो 40 बच्चे हैं उनके तो 35, 40, 45, 50 ऐसे मार्क्स है, ये तो बताया ही नहीं। ये हो गया भेदभाव, इसे कहते हैं पार्शियल। और जब भेदभाव हो गया तो भाई कंक्लूजन कैसा निकलेगा? जब मैंने डेटा ही गलत लिया है दोस्तों, डेटा ही गलत ले लिया, अपनी मर्जी से लीजिए, किसी को 5-10 स्टूडेंट उठा लिए टॉपर, 40 की बात ही नहीं करी मैंने। जो कमजोर थे पढ़ने में, जिनके मार्क्स इकोनॉमी में कम आते थे, तो कंक्लूजन तो भाई गलत ही आएगा, रॉन्ग कंक्लूजन। कंक्लूजन तो गलत ही आएगा। कैसा आएगा आपके अकॉर्डिंग? गलत या सही? गलत। रॉन्ग कंक्लूजन। लार्ज इन्वेस्टिगेशन। लार्ज इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है सैंपल मेथड में, ये सेंसर मेथड में, इसमें लार्ज गहराई से जांच की जाती है दोस्तों। हर एक व्यक्ति की, हर एक स्टूडेंट की बहुत ही गहराई से डीपली जाके उसकी जांच की जाती है, तब जाके एक मार्कशीट बनाई जाती है। यहां तक हो गया दोस्तों, यहां तक आपको समझ में आया? अब आ रहा है मेन पॉइंट, जिसमें ये तो आता है आपका एडिट नंबर का। एक नंबर में पूछ लेगा या भाई ज्यादा से ज्यादा यार 2 नंबर में पूछ लेगा, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। लेकिन ये जो है, ये वाला जो है, ये 3 या 4 नंबर में आएगा। कौन सा? रैंडम सैंपलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग, कोटा सैंपलिंग, प्रपोजल सैंपलिंग, सिस्टमैटिक सैंपलिंग, कन्वीन सैंपलिंग। ये आएगा 3 या 4 नंबर पे, इसलिए मैंने इसे 1-2 स्टार नहीं 5 स्टार दिए हैं। चलिए अब इसके बारे में पढ़ते हैं, और पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो। मैं हट जाता हूँ, पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो। मैं कृष्ण जी के पास खड़ा हो जाता हूँ हाथ जोड़ के, राधे राधे। स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया होगा आपने। चलिए, रैंडम सैंपलिंग क्या होता है दोस्तों? रैंडम सैंपलिंग क्या होता है? जब हम रैंडमली किसी को भी सेलेक्ट कर लें, किसी को भी चुन लें, उसे हम रैंडम सैंपलिंग कहते हैं। ये कैसे डेफिनेशन हुई? अच्छे से समझाइए। चलिए जी, अच्छे से समझाते हैं आपको। जैसे एक बाउल में मैंने पर्ची बना के रख दी, ठीक है। मुझे कॉलेज में क्रिकेट का वो एक एम्पायर लेना है, तो उसमें 10 बच्चे हैं जो बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन किसे बनाऊं समझ में नहीं आ रहा यार दोस्तों। किसे बनाऊं समझ में नहीं आ रहा। कॉलेज में है तो 5,000 स्टूडेंट, लेकिन मैंने 10 उनका नाम दिया जो क्रिकेट बहुत बहुत अच्छा खेलते हैं, विराट कोहली की तरह। तो मैंने 10 की पर्ची बना के रेडी और उसे ऐसे सफर कर दिया, यूं हिला दिया। अब उसे एक टेबल पे रख दिया, उसमें से कहा एक पर्ची निकालो, सबके नाम लिख के रख दिए, एक पर्ची निकालो, जिसका भी नाम आया वही कोड इसका एम्पायर बनेगा, यानी क्रिकेट का एम्पायर बनेगा दोस्तों। इसे कहते हैं रैंडम सैंपलिंग। स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग। पहला कन्वीनियंस सैंपलिंग के बारे में पढ़ लो आप, ये उसी के जैसा है। इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं, जो इसके जैसे है वो मैं आपको पहले बता रहा हूं। कन्वीनियंस सैंपलिंग अपने अनुसार, दोस्तों अपने अनुसार, अपने कन्वेंस के अनुसार मैंने 10 बच्चे चुन लिए और उन्हें एक ग्रुप में रख लिया।
इसे कहते हैं कन्वेनिंग सैंपलिंग। अब स्ट्रेटेड में आ जाइए, स्ट्रेटिफाइड में आ जाइए। ये होता है दोस्तों एक ग्रुप में, इसे स्ट्रेटा कहते हैं, इसे कहते हैं स्ट्रेटा। स्ट्रेटा सैंपलिंग आपके बुक में भी हो रहा, स्ट्रेटा सैंपलिंग। इसी से ये वर्ड बना है स्ट्रेटाफाइड सैंपलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग, इसी से ये वर्ड बना है स्ट्रेटाफाइड सैंपलिंग। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें हम ग्रुप में लेते हैं, ग्रुप में लेते हैं। मेरे मेरे कितने स्टूडेंट हैं कॉलेज में इकोनॉमिक्स के? 50, 50 हैं। 50 हो रहे इकोनॉमिक्स के, इको के। 50 हो रहे बिजनेस स्टडी के, बिजनेस स्टडी के। 50 हो रहे मैथ के, मैथ के। 50 हो रहे अकाउंट के। टोटल टोटल कितने स्टूडेंट है? 200। 200 स्टूडेंट है, उन्हें मैंने ग्रुप में ले लिया। 50 इको के ले लिए दोस्तों, 50 मैंने बिजनेस स्टडी के ले लिए, 50 मैंने मैथ्स के ले लिए, 50 मैंने अकाउंटेंसी के ले लिए। यानी 200 स्टूडेंट को मैंने ग्रुप में डिवाइड कर दिया। इसे हम कहेंगे स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग। कोटा सैंपलिंग भी ऐसा ही होता है दोस्तों, कोटा सैंपलिंग भी ऐसा ही होता है। इसमें क्या होता है, मान लो 50 स्टूडेंट में से 25 गर्ल है। अब मैं बता रहा हूं कोटा सैंपलिंग के बारे में। ये भी एक ग्रुप की तरह ही होता है दोस्तों, ये भी एक ग्रुप की तरह ही होता है। 50 कितनी है? गर्ल्स हैं, और 25 बॉयज हैं। ऐसे इसमें 25 गर्ल्स हैं और 25 बॉयज है। इसे भी मैंने ग्रुप में बांट दिया, इसे भी मैंने ग्रुप में बांट दिया। ऐसे ये ले लिया कोटा सैंपलिंग का, 25 गर्ल्स हैं और 25 बॉयज हैं। ऐसे ये ले लिया 25 गर्ल्स है, ये गर्ल्स आ गई, 25 बॉयज है, बॉयज है। इसी को फिर मैं ग्रुप में ले रहा हूं दोस्तों, इसे कहते हैं कोटा सैंपलिंग। ये अर्बन से है मान लो, ये रूरल से है, ये अर्बन से है, ये रूरल से है, ये अर्बन से, ये रूरल से, ये अर्बन से, ये रूरल से। इस तरह से मैंने एक ग्रुप बना लिया, इसे कहेंगे हम कोटा सैंपलिंग। अब आ गया प्रपोजिंग सैंपलिंग, यानी अपने पर्पस के हिसाब से दोस्तों, अपनी मर्जी, अपना पर्पस, वही मैंने मेथड इस्तेमाल किया, वही मैंने एग्जाम्पल लिया। कौन सा वाला? मेरे क्लास में 50 स्टूडेंट हैं, मैंने 10 टॉपर स्टूडेंट को ले लिया। वही टॉपर जिनके 90 प्लस मार्क्स है, अपनी मर्जी से लिया, और वही रिजल्ट जाके मैंने दिखा दिया प्रिंसिपल को कि देखो हमारे कितने अच्छे मार्क्स आते हैं, मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट के 90 प्लस मार्क्स आते हैं, कितने अच्छे आते हैं। पर ये नहीं बताया 40 के 35, 40, 50 ऐसे भी मार्क्स है 40 स्टूडेंट के, ये नहीं बताया। मैंने 10 वो स्टूडेंट ले लिए अपने पर्पज से, अपनी मर्जी से, जो टॉप करते हैं, उसे कहते हैं पर्पजिंग। एक होता है सिस्टमैटिक सैंपलिंग,
इसे हम सिस्टमैटिक तरीके से लेते हैं दोस्तों। अब ये सिस्टमैटिक क्या तरीका है, मान लो मैंने रोल नंबर के हिसाब से लिया, एक का रोल नंबर है 10, तो अगला रोल नंबर में 15 के बाद लूंगा। 15 के बाद कौन सी संख्या आती है, 25वां स्टूडेंट, जिसका 25वां रोल नंबर है वो लूंगा मैं। अब 25, 15 में 25 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 40। 40वां, जिसका 40वां रोल नंबर है वो मैंने ले लिया, 40वां रोल नंबर वाला। मान लो मेरी क्लास में 100 स्टूडेंट है, इसमें जो रोल नंबर की संख्या है वो आगे बढ़ेगी। अब ले लिया मैंने जिसका 55वां रोल नंबर है, 55वां रोल नंबर है। अब मैंने ले लिया जिसका 70वां रोल नंबर है, जिसका 70वां रोल नंबर है। एक सिस्टमैटिक तरीके से मैं चला। पहले मैंने उस बच्चे को लिया जिसका रोल नंबर 10 है, फिर 15 का गैप दिया, फिर मैंने उस बच्चे को लिया जिसका रोल नंबर 25 है। क्यों, क्योंकि 15 का गैप रखना है मुझे, कितना भी गैप रख सकते हो, मर्जी तुम्हारी है, एक सिस्टमैटिक तरीके से। फिर मैंने 40 का लिया, फिर मैंने 15 का गैप लेके 55 लिया, ऐसे करते करते मैंने आगे बढ़ता रहा। इसे कहते हैं सिस्टमैटिक सैंपलिंग, और कन्वेंशन सैंपलिंग का मैं आपको बता चुका हूं। तो ये था तुम्हारा 11th क्लास का स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर नंबर 3, कलेक्शन ऑफ डाटा। आई होप आपको समझ आया होगा। ये वन शॉट था, मैंने पूरा डिटेल में समझाने की कोशिश करी, इससे ज्यादा कुछ नहीं आता। इसे आप वीडियो को 2-3 बार देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में ही नहीं बल्कि याद भी हो जाएगा, याद भी हो जाएगा ये। तो मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्ते दोस्तों।